जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन है हमारे चैनल टारगेट विद एसपी सर। ये है आपका अपना चैनल है। इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें, ठीक है। चले देखें हम पानीपत की लड़ाई बताएं। उस दिन बताए थे तो अधूरी रह गई थी। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। बाबर के पास 12,000 सैनिक थे। और इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 प्लस सैनिक थे। 1,00,000 प्लस का मतलब 1,00,000 से अधिक। अब आप सोच सकते हैं 12 और 1,00,000 का आंकड़ा है, तो अब ये कितना जो है ज़्यादा बड़ा हो सकता है आंकड़ा। बाबर ने आक्रमण किया था 21 अप्रैल 1526 में। और बाबर इस युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया है। तुलगमा युद्ध पद्धति को छापामार युद्ध कहते हैं। और इसमें पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था। भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था इसी युद्ध में। अब इधर तोप खाना नहीं था, इधर का मतलब इब्राहिम लोदी के पास, और मुगलों के पास तोप खाना था। इसके दो निशाने आज उस्ताद अली और मुस्तफा, दो निशानेबाज थे। और ये अचूक निशानेबाज थे। वो लोग भी इस युद्ध में भाग लिए थे। जहां देखते थे सैनिक कमजोर पड़ रहे हैं, वहां गोला दागते थे तोप से। और तोप से गोला जब पड़ता था तो बाबर की सेना में सिर्फ घुड़सवार सैनिक थे। कुशल गुजरात पश्चिम के घोड़े, काबुल साइड के घोड़े बढ़िया मिलते हैं। और इब्राहिम लोगों के पास जो है रथ, घोड़े, हाथी, पैदल थे। इस प्रकार से बाबर जो एक तरह से देखे तो जो है बाबर शक्तिशाली था। हाथी जो होती है जब पगला जाती है तो अपना नुकसान करती है। तो जब ये हाथियों को तीरों की मार, गोलों की मार पड़ती थी तो हाथी पीछे भागते थे और अपने ही सैनिकों को रौंद देते थे। और ये तुलगमा युद्ध पद्धति, कुछ लोगों को हमने युद्ध करने के लिए भेज दिया 400-500, फिर उसके बाद वो लोग उससे लड़ने लगे, फिर हमने कुछ देर बाद पीछे से भेज दिया, वो जाके काट दिया। लेकिन इनकी कोई युद्ध जीतने की सिर्फ पड़ता थी, कोई नीति नहीं थी, ठीक है। तो बाबर ने, और ये युद्ध बाबर का मंत्री इब्राहिम से कहा कि आप महाराज भाग चलें, यह युद्ध दोबारा लड़ा जाएगा। तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं, इसी युद्ध में लड़ूंगा। तो इब्राहिम लोदी और इनका एक मित्र था। इनके मित्र का क्या नाम था? इनके मित्र का नाम था विक्रमाजीत। विक्रमाजीत जो ग्वालियर के शासक थे। कहाँ के थे?
ग्वालियर के, इस समय ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वही ग्वालियर। इब्राहिम लोदी का साथ दिया था और दोनों को इस युद्ध में वीरगति मिली थी। विक्रमाजीत को हुमायूं का लड़का, बाबर का लड़का हुमायूं, इसने विक्रमाजीत को मारा था और विक्रमाजीत से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ठीक है ना। और इसी युद्ध में वह हीरा मुगलों के हाथ में लग गया। पहले ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत के पास था और फिर किसके हाथ में लग गया? मुगलों के हाथ में लग गया। और जो है, जब ये युद्ध, देखिए सेना नायक जब मर गया तो युद्ध समाप्त हो जाता। युद्ध समाप्त हो गई और बाबर ने भारत पर मुगल वंश की नींव डाल दी। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबर ने क्या किया? भारत में मुगल वंश की नींव डाल दी। मुगल वंश की नींव डाली। मुगल वंश की बाबर ने नींव डाल दी। मुगल वंश अब जो है नींव डाला, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन सा होगा? कौन था? बाबर ही होगा। जिसने नींव डाली वही संस्थापक। तो प्रश्न आते हैं, मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध में हुई? तो पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद। अब ये प्रश्न दूसरा भी बनता है, पानीपत अगर कोई जीता तो कोई हारा, तो पानीपत के युद्ध के बाद ही निर्णय हो गया, मुगल वंश की स्थापना हो गई और जो है लोधी वंश का पतन हो गया। लोधी वंश का पतन हो गया। लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया। और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत की पांचवी वंशावली थी। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशावली ने राज किया, 5वीं थी लोधी वंश की। ये लोधी वंश का पतन हो गया। चलिए आपको बता दें ये कौन कौन सी वंशावलियां थी। तो गुलाब, खिले, तो सांस लो। तो गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सांस से हो जाएगा सैयद वंश, अलो से होगा लोधी वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? इसी का गुलाम बाद में दामाद बना था। कौन था? बताएंगे? चलिए आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिज्र खान। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। अभी देखिए प्रश्न आता है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोधी।
तो मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया, अर्थात इब्राहिम लोदी के हारने से लोदी वंश ही नहीं, दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया। ठीक है ना। तो ये है, इसे जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में आपको सब समझाएंगे। ठीक है। तो ये है, अब ये है युद्ध जीत लिया जब बाबर ने, तो क्या किया, इस युद्ध को, पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद जो मुगल वंश ने क्या, बाबर ने क्या किया, मुगल वंश की स्थापना किया और दिल्ली की जनता में एक एक चांदी के सिक्के बांटे। और ये इतिहास में प्रश्न बनता है कि वह कौन सा युद्ध था जिसे जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह जनता के लिए खोल दिया। तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना, लोधी वंश का पतन, लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया। और जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। अब देखिए इसके लिए फिर, अब देखिए बाबर को एक चीज थी, बाबर को राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था। राणा सांगा का नाम है राणा संग्राम सिंह, लेकिन उन्हें राणा सांगा के नाम से ही जानते हैं। और दौलत खान लोधी जो पंजाब का शासक था, इसने आमंत्रित किया। और राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, आमंत्रित कर दिया युद्ध के लिए। लेकिन ये इन्होंने साथ देने के लिए कहा था बाबर का साथ नहीं दिया। तो बाबर ने क्या किया, अब बाबर ने इनसे लड़ने की, युद्ध की तैयारी करने का। और 1500, और राणा सांगा भी, ये राणा सांगा सोचता था कि ये आएगा लूट के चला जाएगा, लेकिन इसे मुगल वंश की स्थापना कर दिया, इसलिए राणा सांगा भी युद्ध की तैयारी कर। और राणा सांगा ने पूरे भारत की सेना इकट्ठा कर ली, पूरे भारत की सेना इकट्ठा कर ली राणा सांगा ने पूरे भारत की सेना। ठीक है, राणा सांगा ने पूरे भारत की सेना को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए ज्योतिषी सब में होते थे, इसमें भी ज्योतिष से बाबर के मौलाना लोग ज्योतिषी होते हैं, मौलवी कहते हैं, मौलवी या मौलाना, ये ज्योतिषी थे। इन्होंने आए और ये कहे बाबर से कि अब की बार सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे विपक्ष में, तुम युद्ध हार जाओगे। तो बाबर जो है कि सैनिक थोड़ा सा मोटिवेट हो गए कि अब हमें युद्ध नहीं जीत पाए। होना भी अगर कोई कह दे, लेकिन बाबर में देखिए खासियत है, अपनी सेना को कैसे मोड़ा, अपने सैनिकों के मनोबल को कैसे वापस लाया। ठीक है, देखिए कैसे वापस लाया। बाबर खूब शराब पीता था बाबर, इसलिए अपने सैनिकों से कहा कि आज से मैं शराब नहीं छूऊंगा, नहीं पीऊंगा। शराब ना पीने की कसम खाई। और जितने बहुमूल्य पात्र थे, शराब से
शराब से संबंधित थे जो महमूल पात्र, उसे तुड़वा कर उसके महमूल पात्र तुड़वा कर, ये कैसे थे? हीरे जवाहरात के सैनिकों में बांट दिया। अब कुछ मनोबल तो बाबर के सैनिकों का बन गया, लेकिन रुपये में बड़ी दम है। रुपया अपने से तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रुपया जिसके पास रहता है उसकी क्षमता कई गुना बढ़ा देता है। जितना गुना रहता है उतना गुना बढ़ा देता है, और जिसके पास नहीं रहता उसकी क्षमता जीरो कर देता है। एक बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता पैसा पाकर, और जवान के पास एक पैसा नहीं रहता तो भी बूढ़े से भी बदतर हो जाता। ठीक है ना? तो ये सैनिकों का मनोबल बढ़ा। उसने शराब ना पीने की कसम खाई, इससे भी मनोबल बढ़ा। और उसने जो है जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का नारा दिया। उसने कहा कि हम अपने धर्म के विस्तार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि जीतने के लिए। या हम जीतेंगे तो भी हमारा धर्म विस्तार होगा। कहने का मतलब ये है। तो जिहाद का नारा दिया और अपने सैनिकों से कहा, क्या कहा? देखिए, बाबर ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था। बाबर अपने ताकत पर विश्वास करता। तो बाबर ने कहा कि यदि तुम जवां मर्द निकले तो सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। इसके विपरीत यदि तुम नामर्द निकले तो सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे विपक्ष में चले जाएंगे। ठीक है? बाबर ने यह कहलाया कि यदि तुम जवां मर्द निकले तो सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। इसके विपरीत यदि तुम नामर्द निकले तो सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे विपक्ष में चले जाएंगे। अक्सर आज भी देखिए भारत में क्या समस्याएं कुछ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट दे, मतलब रास्ता काटने का मतलब होता है कि अपने रास्ते से क्रॉस कर जाए, और बहुत से ऐसे व्यक्ति रुक जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक उस रास्ते पर कोई दूसरा व्यक्ति ना चला जाए। यह अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। आपको अपने क्वालिटी पे संदेह है तो ज्योतिष पे ये विश्वास नहीं करता था, और ये नारा दिया तो इसके सैनिकों में पूरा जोश आ गया था। पूरी तरह से जितने वो डिस्चार्ज हुए थे उतने ही फुल चार्ज हो गए। उनकी बैटरी 100% चार्ज हो गई। अब ये जो युद्ध के लिए पूरा वो उबाल खा रहे थे। तो 1527 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में, खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। घमासान युद्ध हुआ। देखिए बढ़िया दिख रहा है विजुअलिटी ठीक। बाबर और राणा सांगा के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। क्योंकि बाबर का नेतृत्व बड़ा
सैन्य नेतृत्व बहुत सुदृढ़ था। और चूंकि राणा सांगा की बटोरे की जो है सेना थी, तो मन से नहीं लड़ पा रहे थे, तो इसलिए जो है उस युद्ध में, और राणा सांगा कहाँ से थे? राणा सांगा अपने जीवन में 100 युद्ध में भाग लिए थे, 100 युद्ध में भाग लिए थे। इनके शरीर पे 80 घाव थे, इतने बहादुर थे, फिर भी बाबर के सामने ये टिक नहीं पाए, और ये युद्ध भूमि में ही मार दिए जाते हैं यदि से इन्हें भगा के ना लिया गया। इन्हें युद्ध भूमि से उठा लेके भाग गए लोग, और ये युद्ध बाबर के खाते में चला गया। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली, गाजी की उपाधि मिली। गाजी की उपाधि मिली बाबर को, अर्थात बाबर गाजी के नाम से तब से जाना जाने लगा। ठीक है, ये बाबर था, गाजी की उपाधि से मिली थी। ठीक है, और इस युद्ध को जीतने के बाद मुगल वंश अस्थायित्व पकड़ लिया। कहा जाता है, इतिहासकारों ने बताया है कि इस खानवा का युद्ध, मुगल वंश का वो वास्तविक स्थापना हुई। तो खानवा का युद्ध मुगल वंश की क्या है कि वास्तविक स्थापना हुई थी, वास्तविक स्थापना हुई थी। खानवा का युद्ध, पानीपत के युद्ध में मुगल वंश की नींव पड़ी, लेकिन वास्तविक नींव कब पड़ी? खानवा के युद्ध में, को जीतने के बाद। उसके बाद इसके बाद कोई युद्ध खास महत्वपूर्ण नहीं है। और खानवा का युद्ध जीतने के बाद 29 जून 1528 में, 29 जून 1528 को बाबर क्या किया? पान खा चल घर, चल से चंदेरी का युद्ध लड़ा, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ी गई थी। इसमें बाबर विजयी हुआ। इस युद्ध के कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बाबर कम थी। और मेदिनी राय क्या था? राणा सांगा का सामंत था। राणा सांगा को 1527 में युद्ध से हटाया गया। 1528 में 28 ईस्वी जहर देकर मार दिया गया। अर्थात राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई? जहर खाने के नाते। ठीक है ना? और ये कब जहर दिया गया था? 30 जनवरी। कब दिया गया था? 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा को जहर देके मार दिया गया। ठीक है ना? तो बाबर के इस प्रकार से राणा सांगा की मृत्यु हो गई। तीसरी लड़ाई कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, चंदेरी की थी, जो 29 जून 1528 को लड़ी गई थी मेदिनी राय के द्वारा। ठीक है, अब 1529 में बाबर एक युद्ध और लड़ा। वह बाबर का भारत में अंतिम युद्ध था। 1529 में 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था। घाघरा का युद्ध लड़ा था बाबर। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा था। किसके बीच हुई थी? बाबर और अफगानों के बीच में। अफगानों की तरफ से कौन आया था? महमूद लोदी।
अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी। तो ये भी कोई खास महत्वपूर्ण नहीं थी। बाबर के खाते में ये युद्ध गया, बाबर जीता, महमूद लोदी हार गए। ठीक है, लेकिन आपके लिए प्रश्न कहीं से भी पूछे, इतिहास में महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो है बाबर इस प्रकार से युद्ध लड़ते लड़ते युद्ध में विजयी रहा। इसने जो है ये इसकी राजभाषा तो क्या थी? बाबर की बाबर तुर्क था और बाबर की भाषा थी तुर्की। लेकिन मुगलों की राजभाषा क्या थी? कि राजभाषा फारसी थी। मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी। बाबर ने अपनी दैनंदिनी अर्थात डायरी में अपने जीवनी लिखा। बाबर ने अपनी जीवनी लिखा है। जीवनी उसे कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में जब लिखे तो उसे जीवनी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा लिखे तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, तो बाबर ने अपनी जीवनी तुझू के बाबरी नाम से लिखा है। बाबरी के नाम से, तुझू के बाबरी के नाम से, इसी को ही बाबरनामा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाबरनामा कहते हैं। ठीक है, बाबर मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता था। बाबर मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता था, मतलब ये मुबैयान पद्य शैली को लागू किया। ठीक है, इसकी मौत के बारे में बड़ी अजीब कहानी है। ठीक है, और जो है बाबर ने एक से संधि हुई थी। किसकी? बाबर की एक संधि हुई थी। किससे? बंगाल का शासक नुसरत शाह से 6 मई 1529 को 6 मई 1529 को 6 मई 1529 को एक संधि हुई थी। संधि हुई थी जिसके अनुसार बाबर ने यह स्पष्ट किया, बाबर की संधि हुई थी नुसरत शाह से, कि नुसरत शाह ने कहा संधि के प्रस्ताव के अनुसार एक दूसरे का सम्मान करते हुए कि ये अफगानों को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। अफगानों को शरण नहीं देंगे। बाबर जो है एक बार कहानी है, जनश्रुति है कि एक बार हुमायूं बीमार पड़ा। हुमायूं जो था इसका बड़ा बेटा था, बीमार पड़ा। इसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस समय इस तरह के हॉस्पिटल नहीं थे। आज भी तो देखिए डॉक्टर बहुत सेहत पे आने के बाद कह देते हैं कि अब मैं बचा नहीं सका। तो ऐसी बात नहीं। तब ये लोगों ने कहा कि हुमायूं अब नहीं ठीक होगा, सिर्फ इसे खुदा ही बचा सकता। तो बाबर जो है हुमायूं के चारपाई पे जहाँ लेटा हुआ था, चारपाई पर, उसी पे के चारों ओर घूम करके परिक्रमा करके
हुमायूं ने कहा, बाबर ने कहा कि या खुदा, तू मेरे पुत्र हुमायूं को बख्श दे, इसके बदले मेरी जान ले। तो ऐसा माना जाता है कि ईश्वर अल्लाह ने, खुदा ने बाबर की बातें सुन ली और उसी दिन से हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर बीमार पड़ने लगा। और यह चक्र चलता रहा कि जिस दिन बाबर ठीक हो गया, पूरी तरह से हुमायूं ठीक हो गया, उस दिन बाबर की मृत्यु हो गई। और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को लगभग 48 वर्ष की अवस्था में हो गई। ठीक है। तो बाबर की मृत्यु कैसे हुई? बीमारी से। राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई? जहर देने से। इब्राहिम लोधी की मृत्यु कैसे हुई? कत्ल करने से, युद्धों में मारा जा गया। ग्वालियर नरेश भी मारा गया। और बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। आगरा में हुई थी। और आगरा के उसी समय आगरा के नूर बाग में बाबर को दफनाया गया। और आगे चल के इस नूर बाग का नाम बदल करके आराम बाग कर दिया गया। ठीक है। अब ये चीज आपको नूर बाग जल्दी मिलेगा नहीं, तो इसलिए ध्यान दीजिए। पहले बाबर दफनाया गया था नूर बाग में, बाद में उसका नाम आराम बाग कर दिया। उसके बाद इसकी एक अफगान विधवा आई, इसे लेकर के क्या है, इसके ले गई काबुल। अब वो काबुल के इसके इच्छित स्थान पे जहाँ चाहता था कि मेरे बनने के बाद मुझे दफन किया जाए, इसको काबुल में दफना दिया गया। ये कहा जाता है कि वह कौन सा सम्राट था जिसे 2 बार दफनाया गया? तो ये है बाबर, आगरा के नूर बाग में, बाद में उसका नाम आराम बाग पड़ गया, फिर इसे दोबारा काबुल में दफनाया गया। ठीक है। बाबर जो था, बाबर ने क्या और क्या किया है? ठीक है। बाबर ने जो तुझे के बाबरी की रचना की, तुझे के बाबरी, ये बाबरी की रचना की है। ये तुर्की भाषा में है। इसकी मुगलों की राजभाषा कैसी थी? फारसी थी। तो बाद में अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना, बाद में इसे अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। किसका? तुझु के बाबरी या बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अब देखिए, इससे 2 प्रश्न कंफर्म होते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना तुझु के बाबरी या बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। दूसरा, अब्दुल रहीम खान खाना बाबर के समय के थे। ये भी होता है। और बाबर जो है एक सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह, सूफी ख्वाजा, सूफी संत या सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। अहरार का अनुयायी था। अब आज की भाषा में कह सकते हैं तो सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार बाबर के गुरु थे। आज की भाषा में कहें तो ये बाबर के गुरु थे। ठीक है ना। और बाबर की मृत्यु के बाद पहले का एक प्रथा थी, बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा। तो बाबर जब मरा तो हुमायूं को बुलाया, मरने वाला था तो बुलाया हुमायूं को कि हुमायूं, और हुमायूं से कहा कि तुम मेरे अपने भाइयों के साथ उचित न्याय करना। तो
बाबर चूंकि मरने वाले की अंतिम इच्छा थी तो हुमायूं ने पूर्ण किया। अब 1530 में हुमायूं शासक बना और 1530 से 56 तक रहा, ठीक है ना। बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर को और हुमायूं का कार्यकाल था, हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556 ईस्वी। हम डिटेल में आगे आपको पढ़ाएंगे। तो इसका कार्यकाल इतना था। हुमायूं 3 दिन बाद बना था, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। दिसंबर में था तो लास्ट ही महीने चल रहे थे, साल का खत्म होने वाला था। यह हुमायूं शासक बना, ठीक है ना। और इसका नाम क्या रखा? नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं शासक बना, नसीरुद्दीन के नाम से शासक बना, ठीक है ना। अब यह जो है गद्दी पर बैठने से पहले, गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो था बदखसा का क्या सूबेदार था। हुमायूं बदखसा का सूबेदार। जब गद्दी से पर बैठा उसके पहले हुमायूं क्या था? बदखसा का सूबेदार था, ठीक है ना। तो हुमायूं के कितने भाई थे? हुमायूं तो 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 भाई थे। तो हुमायूं तो स्वयं राजा बन गया, गद्दी पर बैठ गया। इसने कामरान को काबुल और कंधार दिया, काबुल और कंधार दिया। कहाँ दिया? कंधार। हुमायूं को काबुल और कंधार दे दिया, ठीक है ना। अस्करी को क्या दिया? संभल दे दिया। अस्करी को कहाँ दिया? संभल दे दिया, ठीक है ना। और हिंदाल को क्या दिया? हिंदाल को क्या दिया? हिंदाल को क्या दिया? हिंदाल को, छोटा भाई था, इसे क्या दिया? अलवर और मेवाड़, अलवर और मेवाड़ की जागीरदारी दिया, जागीरदारी दी। इसका छोटा भाई, इसका चचेरा भाई जो था, चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा। इसे जो जहां अपने था बदखसा दे दिया। तो ये भी प्रश्न आया कि गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बदखसा का। तो यहाँ बदखसा सूबेदारी दे दी, ठीक है ना। ठीक है, तो चचेरे भाई सुलेमान जो मिर्जा था इसे बदखसा दे दिया। बाद में इसने भाइयों में दिक्कत आई तो इसने जो अपनी जागीरदारी ले ली, उनसे छीन लिया, युद्ध कर लिया